हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, अगला अध्याय समकालीन भारत 2 का कृषि। ठीक है, हमारी विद्या क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज चल रही है उसमें है हमारा चौथा अध्याय कृषि पर। ठीक, चलो पूछा गया है भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन कीजिए। भारत में जो रेशेदार फसलें पाई जाती हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है और वर्णन करने के लिए कहा गया है, यानी 6 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, सबसे पहले तो रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं जो भारत में उगाई जाती हैं वह देखेंगे। ठीक, देखो कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। रेशेदार फसलें यानी कि जिनसे हमें रेशा मिलता है। रेशे से क्या बनता है? कपड़े बनते हैं, जैसे कि जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपास मतलब सूती कपड़ा पहनते हैं, किससे बना है? कपास का जो रेशा निकला, कपास उगाई गई, पहले कपास का रेशा निकाला गया और फिर उससे कपड़े की बुनाई की गई। ठीक है, तो जैसे कि कपास। जूट, जूट भी आपकी क्या है? एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल जैसे जूट से आपकी बोरी बनाई जाती है जिसमें शक्कर रखी जाती है, चीनी रखी जाती है, वो बोरी किससे बनती है? जूट की बन के आती है, तो वो क्या है? एक रेशा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका सन होता है, एक पटसन भी होता है, एक प्राकृतिक रेशम। सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, सिल्क क्या है? रेशा है। रेशम क्या है? सिल्क रेशम है, क्या है? एक रेशा है। तो ये मुख्यतः है हमारी रेशेदार फसल जो भारत में उगाई जाती हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक रेशम। देखिए, रेशम जो है, रेशम कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। आपका जो रेशम है, रेशम जो रेशा है, यानी सिल्क की जो साड़ियाँ बनती हैं, रेशम जो बनता है वो किससे मिलता है? कीड़े से मिलता है। कीड़े का कोकून होता है। आप लोगों ने रेशम कीड़े का जो जीवन चक्र है, हो सकता है पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो शायद आने वाली जो आपकी कक्षाएं होंगी उसमें पढ़ेंगे। रेशम के कीड़े का पूरा एक जीवन चक्र होता है और उसी चक्र में से एक उसकी अवस्था होती है कोकून, और इसी कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें प्राप्त होता है रेशम। ठीक, अब रेशम का कीड़ा कहाँ पे मिलता है? मलबरी, मलबरी पेड़ यानी कि शहतूत। शहतूत खाया होगा। शहतूत ऐसा लंबा सा गुच्छेदार होता है, आपका लंबा लंबा हरे रंग का होता है। शहतूत के पेड़ पर जो हरी पत्तियां शहतूत की होती हैं उस पर रेशम का कीड़ा पलता है, और जब रेशम के कीड़े की कोकून अवस्था आती है तब उसमें से क्या निकाला जाता है? रेशम निकाला जाता है। और रेशम उत्पादन की जो शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ से याद रखिएगा, सेरीकल्चर। इसको नोट कर लीजिए एक बार। उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन की जो विज्ञान की शाखा है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका प्राकृतिक रेशम, दूसरा कपास। कपास तो देखिए भारत में बहुत पहले से, मतलब अगर मैं बात करूं 2350 और बल्कि उससे भी पहले 2350 ईसा पूर्व, या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय से कपास हमारे यहाँ उगाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। हमारे यहाँ से जो कपास है वो दूसरे जगहों पर गया। ठीक, कपास सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। जो भी सूती के वस्त्र हमारे बनते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, कपास उनका मुख्य स्रोत है। मुख्य इलाका जहाँ पे कपास उगाई जाती है वह कौन सा इलाका है? दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पहले भी बताया था जब मिट्टी पढ़ाया था कि जो काली मृदा होती है वह कपास के लिए सबसे अच्छी होती है, इसलिए काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है, कपास के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा और सिंचाई की ज़रूरत होती है। कौन से इलाके में होता है सबसे ज़्यादा? देखो, दक्कन का पठार, ये पूरा हमारा पठारी इलाका है, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में आपकी कॉटन या कपास की खेती अच्छी होती है, थोड़ी सी सौराष्ट्र में भी,
अहमदाबाद वगैरह के जो आसपास के इलाके हैं गुजरात में, यहाँ पर भी आपकी कपास की खेती ज़्यादा होती है। और यहीं हमने पहले देखा था क्या मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो इस बात से भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर काली मिट्टी का क्षेत्र आपको पता है तो कपास का क्षेत्र अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, तो दो हमारी फसलें हो गई रेशेदार फसलें। देखिए, इसके अलावा कपास के लिए हमें क्या चाहिए, पाला रहित दिन चाहिए। पाला रहित दिन हमने किस में और देखा था, चाय में। चाय के लिए भी पाला नहीं चाहिए, नमी की आवश्यकता नहीं होती, वरना पत्ते क्या होते हैं, चाय क्या होती है, चाय के जो पत्ते हैं वो गल जाते हैं। वही समान रूप से हमें कपास के लिए भी ज़रूरत नहीं होती। मौसम साफ होना चाहिए, खिली धूप होनी चाहिए, खिली हुई धूप होनी चाहिए कपास की खेती के लिए। मृदा काली होनी चाहिए। इलाके कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखो कौन कौन से हैं, ये तो मैंने आपको बताया, दक्कन का जो पठार है वहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन इलाकों में भी कपास की खेती या जो कॉटन है उसकी खेती बहुतायत से होती है। उत्तर प्रदेश के इलाके में, या फिर हम यहाँ पर बात करें उत्तरी इलाके में, नॉर्थ के इलाके में अगर बात करेंगे तो पंजाब में भी होती है, उसके साथ साथ हरियाणा में भी कपास की खेती होती है। क्यों होने लगी है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें सिंचाई की सुविधाएं दे करके, उर्वरकों का इस्तेमाल करके अब इन इलाकों में कपास की खेती होने लगी। पहले नहीं होती थी, पहले मुख्य रूप से जो दक्कन का पठार है वहीं पर होती थी। ठीक है, चलो तीसरा आपका जो रेशेदार फसल है वह है जूट। जूट को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट को कहते हैं सुनहरा रेशा। क्यों कहते हैं, क्योंकि दिखता कैसा है, सुनहरे रंग का दिखता है जूट। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो या फिर अपने फ़ोन में डाल के देखना जूट, तो जूट कैसा दिखता है, सुनहरा सुनहरा सा दिखता है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जो बाढ़ के मैदान होते हैं, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे नदी बह रही है और अक्सर वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। हर साल बाढ़ आती है, अपने साथ क्या लाती है, अवशेष लेकर के आती है, जमा करती है और चली जाती है। तो वो जो इलाका बनता है बहुत उपजाऊ होता है, किस चीज़ के लिए, जूट के लिए। इसके बढ़ने के समय जब ये बढ़ता है, जूट हमने देखा था कैसे कृषि है, रोपण कृषि है, प्लांट लगाया जाएगा, पौधा लगाया जाएगा जूट का। तो जब ये बढ़ता है तब उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मुख्य इलाके जहाँ पे जूट उगाई जाती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। क्यों हैं जूट के मुख्य उत्पादक राज्य, देखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, गंगा नदी आ रही है, आकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। गंगा नदी आएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। हर साल यहाँ पे क्या आती है, बाढ़ आती है। तो बाढ़ के समय क्या बन जाता है, मैदान बहुत उपजाऊ बन जाता है। और उस पर हमने देखा कि जहाँ पर भी बाढ़ आएगी वहाँ पर आपकी जूट की खेती हो सकती है। और उसके साथ साथ उर्वरक मिट्टी मिलती है, इसलिए यहाँ पर खेती हो जाती है। तीसरी बात, उच्च तापमान। अब देखो ये रही आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा पर ही पड़ रहा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जब कर्क रेखा पर पड़ रहा है तो तापमान कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। तो सारी जो हमें कंडीशन ज़रूरत है किसके लिए, जूट के लिए, वो यहाँ पर हमें मिल रही है। पश्चिम बंगाल के अलावा जो बांग्लादेश है यहाँ पर भी जूट बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है। दूसरा मेघालय, देखो मेघालय में बरसात सबसे ज़्यादा हो रही है। कौन सी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से बहती हुई आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो वो आपको अच्छी मिट्टी उपजाऊ प्रदान करती है, तापमान मिल जाता है, तो जूट की खेती यहाँ पर हो जाती है। 3 रेशेदार फसलें हमने देख ली। प्राकृतिक रेशम जो कि कीड़ा एक होता है, रेशम का कीड़ा, उससे निकलता है, कपास, और तीसरी जूट। ठीक, प्रश्न यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला कह रहे हैं भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है। यानी पहले हम ज़्यादा खाद्य उत्पादन करते थे, लेकिन अब हमारी जो खाद्य उत्पादन है वह कम हो गया है। उसके पीछे क्या कारण है, हमें कारण बताना है कि पहले हम ज़्यादा खाद्य उत्पादन कर पाते थे, लेकिन अब उसकी प्रवृत्ति घट गई है। उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके कारण। देखिए, पहले एक प्रस्तावना लिखेंगे, जैसे भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रौद्योगिकी, पहले भी मैंने आपको बताया, हमारे पास में तकनीक नहीं है अच्छी। तकनीकी का विकास जिस लेवल से, जिस तेज़ी के साथ में होना चाहिए था, उस तेज़ी के साथ में हमारी तकनीकी विकसित नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, संस्थागत परिवर्तन। पहले हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उपनिवेश के बाद में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही कई सारी समस्याएं भारत में देखने को मिली, तो पहले समस्याएं जो हैं वो सुलझाई जाएं या कृषि पे ध्यान दिया जाए। ठीक, तो इस वजह से भी हमारी जो कृषि है उसमें उत्पादन क्या है, घट रहा है। इसके अभाव से क्या हुआ, कृषि का जो विकास है वह नहीं हो पाया। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। हमारे पास इतनी बड़ी भूमि है, इतना अच्छा भौगोलिक जो हमारी स्थिति है, कर्क रेखा के जो हमारी बीच से जाती है, कई सदानीरा हमारे पास हैं, नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सिंधु है, चिनाब है, बहुत सारी नदियां हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कृषि अच्छी नहीं है। क्यों है, उसके कारण सबसे पहला, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। जो हमारी भूमि है उसकी उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, देखिए, भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। वही मैंने आपको बताया, जनसंख्या ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोगों का पेट भरना है, तो कृषि हमें क्या करनी पड़ेगी, इतनी ही भूमि पे बार बार कृषि करनी पड़ेगी, ज़्यादा अन्न उपजाना पड़ेगा। ज़्यादा अन्न उपजाने के लिए ज़्यादा उर्वरक डालना पड़ेगा, ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। फिर आप भूमि को उपजाऊ शक्ति पुनः प्राप्त करने का समय भी नहीं दे रहे। एक फसल काटी, दूसरी डाल दी, दूसरी काटी, तीसरी डाल दी, समय नहीं दे रहे हो भूमि को अपनी उपजाऊ शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति तो कम होगी ही होगी। ठीक है। दूसरा, मृदा अपरदन। बिल्कुल, हम पहले क्लासेस में देख भी चुके हैं। मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव हो जाता है। मृदा अपरदन की वजह से जब मृदा ही नहीं रहेगी, मृदा अपरदित हो जाएगी, हट जाएगी, तो कृषि कहाँ पे कर लोगे, नहीं कर पाएंगे। तो मृदा अपरदन की वजह से भी हमारी जो कृषि है उसमें उत्पादन कम होता जा रहा है। ठीक है। जैसे भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। पशुओं द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या ज़्यादा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। कृषि भूमि जितनी भी है या वन जो भी थे उनको काट दिया, मृदा अपरदित हो गई, मृदा हट गई, अलग हो गई, तो अब खेती कहाँ करोगे, नहीं बची आपके पास खेती योग्य भूमि। पानी, बाढ़ आएगी, तेज़ हवा चलेगी, सारी मृदा उड़ जाएगी, क्योंकि पौधे नहीं हैं, बड़े बड़े वृक्ष नहीं हैं उन्हें बांध के रखने के लिए। ठीक है। तो दूसरा कारण क्या हुआ, मृदा अपरदन। तीसरा, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। अभी भी भारत के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम पुराने उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए उपकरण अभी भी नहीं आए हैं।
क्यों? लोगों के पास पहली बात तो इतने पैसे नहीं हैं कि अच्छे उपकरण खरीद सकें। दूसरी बात, तकनीक हमारे यहाँ उतनी विकसित नहीं है। अभी विकसित देशों से हमारे यहाँ तकनीक आ रही है, लेकिन अभी भी इसमें समय लगेगा। चौथा, खेतों का आकार छोटा है। देखिए, जब हम एक बड़े आकार की भूमि पर, यानी बहुत बड़ी भूमि है हमारे पास, उसमें खेती करते हैं, ठीक है, तो हमारी लागत क्या आती है? कम आती है, उत्पादन ज़्यादा आ जाता है, तो हमें क्या होता है? फ़ायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ क्या है? पहले आपके बाबा रहे होंगे, उनके पास मान लो 3 एकड़ ज़मीन थी, सपोज़ उदाहरण दे रही हूँ सिर्फ एक। इस 3 एकड़ ज़मीन आपके पिताजी, आपके चाचा, उनमें बट गई। एक और अगर हुए तो 3 लोगों में बट गई। तो अब कितनी आई सबके पास? 1-1 एकड़। तो जो 3 एकड़ में पहले दादाजी खेती करते थे, अब आपके पिताजी सिर्फ 1 एकड़ में कर रहे हैं। अब अगर आपके भी 2 भाई हुए तो ये 1 एकड़ भी 50% इनके पास चली जाएगी और 50% इनके पास चली जाएगी, यानी फिर से भूमि क्या हो गई? बट गई। तो दिन पे दिन भूमि का आकार, जो कृषि योग्य भूमि है उसका आकार छोटा होता जा रहा है। जब आकार छोटा, लागत अधिक और उत्पादन कम, ठीक है। तो एक कारण ये है। अन्य कारण, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। बिल्कुल, ये तो है ही, अभी भी बताया अभी मैंने आपको, हम मानसून पर निर्भर हैं। सिंचाई की सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत कम हैं। हम नदियों का पानी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर पाते, ठीक। एक अन्य कारण, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं। बिल्कुल सही बात है। जो अनाज होता है, उगा लिया किसान ने, अगर ज़्यादा रखने की जगह नहीं है उसके पास, कहाँ पे भंडारण करे? खराब हो जाता है, बारिश आ जाती है, पशु आ जाते हैं, सब खा जाते हैं, बर्बाद हो जाता है अनाज खेतों में रखा ही। वो अनाज जो किसी के काम आ सकता था, जो भारत की खाद्यान्न ज़रूरत है, उसको भरपूर तरीके से शांत कर सकता था, लेकिन भंडारण की सही सुविधा नहीं होने की वजह से अनाज ज़्यादा उपजाया गया पर इस्तेमाल उसका नहीं हो पाया, बर्बाद हो गया, फिर फेंकना पड़ा। तो एक कारण इसका ये भी है, ठीक। तो हमने 5-6 कारण देख लिए जो हमारी भारतीय कृषि में खाद्य जो आपकी प्रवृत्ति घटती जा रही है उसके लिए जिम्मेदार हैं। लास्ट में आप 2 लाइनें लिखेंगे। आज भारतीय कृषि दोहराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। जो छोटे किसान हैं वो अभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। वो ना तो उनके पास इतने पैसे हैं कि महंगे महंगे बीज खरीद सकें, महंगे महंगे जो आपके उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो ले सकें, ठीक। तो इसलिए वो ज़्यादा उन पर जोर देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत में जलवायु भिन्नता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो भारत में जलवायु विभिन्नता है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम तरीके की मतलब कई तरीके की फसलों को उगाएं तो भारत एक ऐसा देश है, इतनी अच्छी जलवायु की यहाँ पर कंडीशन या स्थिति पाई जाती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से कई फसलें उगा करके विकास कर सकते हैं। पर ज़रूरत वही है तकनीक की, सिंचाई की सुविधाओं की, इन सब की हमें ज़रूरत है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जो उत्तर है पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। इसी फॉर्म में आप लोग इसको लिखेंगे, ठीक। चलो, एक और है आपका, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। हमें उपाय बताने हैं जो सरकार ने किए हैं। जैसे एक, सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया है। पहले जमींदारी प्रथा होती थी, आज नहीं है, ठीक। उसको हटा दिया सरकार ने, तो कृषि की स्थिति सुधरी। हरित क्रांति, हरित क्रांति में अच्छे बीज का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई की सुविधाएं दी गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन संभव हो पाया, ठीक। खेतों की चकबंदी, देखिए पहले ऐसा था कि ये इलाका भूमि है, ये वाली जो भूमि है ए के पास है और उसके बगल में जो दूसरी भूमि है वो बी के पास है।
इतने इलाके में ना तो ए खेती करेगा तो कुछ फ़ायदा होगा, ना बी खेती करेगा इतने इलाके में तो कुछ फ़ायदा होगा। सरकार ने क्या किया, बी से बात की और कहा तुम ये भूमि ए को दे दो, हम तुम्हें कहीं और भूमि दे देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, खेतों की चकबंदी। अब ए के पास में एक बड़ा इलाका है और वह इस पे खेती करेगा तो फ़ायदा होगा, और बी को इतना ही बड़ा इलाका कहीं और मिल जाता है और वो उस पे खेती करता है तो उसे भी फ़ायदा होता है। ठीक, तो तीसरा खेतों की चकबंदी की गई। चौथा, सिंचाई की परियोजनाएं चलाई गई, जैसे हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत सारी देखी थी अभी। पांचवा, फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपकी चली, फसल बीमा। देन सरकारी संस्थाएं बनाई गई कई, जैसे सहकारी समितियां आदि, जिनसे अब जो किसान हैं आसानी से ऋण ले सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, औजार खरीद सकते हैं, उपकरण खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से भारत में कई प्रयास किए गए कृषि को और बेहतर करने के लिए। यहाँ पर आपका आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।